नमस्कार। स्वागत है आपका वापस से क्लिनिक के व्लॉग्स में। और आज हम बात करेंगे अस्थमा और उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है। अस्थमा एक ऐसी तकलीफ है जो बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको हो सकती है। तो प्रिवेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ अस्थमा आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। तो सबसे पहले जानते हैं कि अस्थमा क्या है, किस कंडीशन को कहते हैं, किन कारणों से होता है। तो इसके लिए हम हमारे श्वसन तंत्र की यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना समझते हैं। श्वसन तंत्र जो हमारा नाक से शुरू होकर फेफड़ों तक जाता है। अब वहां नाक से लेकर फेफड़ों तक एक कनेक्टिंग ट्यूब होती है, जिस ट्यूब के कारण वो जो एक हॉलो ट्यूब जिसमें से हवा पास होकर दोनों फेफड़ों राइट और लेफ्ट लंग तक पहुंचती है, वहां पे जो एयर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके कारण जो ब्लड प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो होता है। और यही हवा जो हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो अब ये जो ट्यूब्स है वो मसल से बनी हुई होती है, और कभी किसी कारण जब ये ट्यूब्स जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती है, उसे हम ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। ट्यूब्स को ब्रोंकस कहते हैं। और जब ये ट्यूब जरूरत से ज्यादा सिकुड़ती है, इसे ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं। आमतौर पे दिन में कई बार ये ट्यूब सिकुड़ना और फूलना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे फेफड़े सिकुड़ते हैं, फूलते हैं, वैसे ही ट्यूब का भी नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती है कि पर्याप्त मात्रा में हवा नाक के द्वारा जब अंदर जाकर फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाती, उस परिस्थिति को अस्थमा कहते हैं। अब ये अस्थमा एक्यूट और क्रोनिक जो कहते हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि एक्यूट एपिसोड्स होते हैं, लेकिन अस्थमा एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन है। हो सकता है किसी को पहली बार हुआ हो तो उसे लगे कि ये एक्यूट है, पर वो एक्यूट नहीं होता है, वो क्रोनिक यानी पुरानी बीमारी में की कैटेगरी में ही जाता है। एक्यूट एपिसोड्स या एक्यूट अटैक्स ऑफ अस्थमा हम अवश्य कह सकते हैं लेमन टर्म्स में। ये होता कैसे है? तो ये एपिसोड सडन होता है, लेकिन अस्थमा सडन कभी नहीं होता है। ये ग्रेजुअली बिल्डअप होता है कुछ महीनों से, या कह सकते हैं कुछ सालों से। जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग होती है उसके कारण ये अस्थमा हो सकता है। फिर जाके एक दिन एपिसोड आएगा एक्यूट, और तब पता लगेगा कि अस्थमा की तकलीफ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चिन्ह ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अस्थमा को आप प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इसके बैकग्राउंड फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो अस्थमा में दो मेजर कॉजेस या फैक्टर्स कह सकते हैं। एक है जेनेटिकल, दूसरा है एनवायरमेंटल। जीनेटिकल यानी हेरिडिटरी, आप अनुवांशिकता में ऐसी टेंडेंसीज लेके आए हैं आपके पेरेंट्स से, जो स्पेसिफिक चीजों से आपको एलर्जी ट्रिगर कर सकता है, या स्पेसिफिक चीजों से आपको एस्थमा ट्रिगर कर सकता है। जैसे मान लीजिए सबसे कॉमन है मूंगफली। मूंगफली एक बहुत ही कॉमन एलर्जन है जो एस्थमा ट्रिगर कर सकता है। अब ये एलर्जी क्यों है? तो बाकी सब लोग, आपके मित्र, आपके सोशल सर्कल सब मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन आप अगर मूंगफली लेंगे किसी भी फॉर्म में तो आपका एस्थमा ट्रिगर कर रही है, क्योंकि वो आप हेरिडिटरी में लेकर आए हैं। तो ये एक हो गया अनुवांशिक फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर है एनवायरमेंटल। आप कहीं ऐसी जगह पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं जहाँ डैम्प वेदर है, जहाँ बहुत मॉइस्चर है, जहाँ किसी प्रकार का कुछ कचरा उड़ रहा है। आप टेलर है, जहाँ वो कपड़ा सीते हैं, वो कपड़े काटने और सीने में जो छोटे छोटे रेशे उड़ते हैं उसके कारण भी हो सकता है। आप डस्ट में बहुत काम कर रहे हैं, आप माइंस में काम कर रहे हैं, आप रोड पे पुलिसमैन है जहाँ डस्ट एक्सपोजर बहुत ही है। तो ऐसी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, पोलन्स के कारण भी हो सकता है। कई बार सीजन में भी तकलीफ होती है, ये पोलन की सीजन में भी हो सकता है। तो ऐसे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलके भी एस्थमा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये दो मेजर रीजंस है एस्थमा के।
अब समझे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो शायद हम सब जानते हैं कि जो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है, जब अटैक आता है तब सांस नहीं ली जाती और पेशेंट सांस ना लेने के कारण, लंबा समय जाने के कारण शायद ब्लूइश भी टर्न हो सकते हैं। पहले चेहरा लाल हो जाता है कंजेशन के कारण और ग्रेजुअली ब्लूइशनेस भी आ सकती है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कुछ महीनों पहले से आप देखेंगे कि ये हो सकता है, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी थोड़ा चलने पे या थोड़ा काम करने में आपकी सांस फूलने लगती है। आप जब भी सांस लेते हैं तब सीटीसी आवाज नाक में से या छाती में से, स्पेशली जब आप बंद कमरे में होंगे, अकेले होंगे, शांत परिस्थिति में होंगे, तभी आप अपना खुद का ब्रीदिंग सुन पाएंगे जहां कुछ सीटी जैसा बज रहा है, जिसे एस्थमा में सिम्टम्स में वीजिंग कहते हैं। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना, वीजिंग यानी नाक से या चेस्ट में सांस लेने के समय पे वीजिंग, सीटी जैसी आवाज आना, ये बहुत ही प्राइमरी लक्षण है अस्थमा के। ये ट्रिगर कब होता है? तो आमतौर पे या तो ठंडा गर्म मिक्स होता है, आप एकदम ठंडे से एकदम गर्म में गए, या वाइस वर्सा, या फिर ठंडा खाना खाया, पीनट्स है, डस्ट है, बहुत सारे एलर्जन से अलग अलग जो एस्थमा ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एस्थमा के लिए उसका स्ट्रक्चर समझना, उसके कॉजेस समझना और उसका कैसे होता है, कैसे पेशेंट्स में ट्रिगर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है, वो है इडियोपैथिक कॉज। कई बार ऐसा होता है, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो एलर्जी स्पेशलिस्ट भी है, उनसे भी जब मेरी चर्चा होती है, बात होती है, उनके पास कई आइडेंटिफाइड एलर्जेंस होते हैं। जो लोग आमतौर पे एलर्जी टेस्ट करवाते हैं, वो कई उनके पास आइडेंटिफाइड एलर्जेंस होते हैं। कई एलर्जेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही व्यक्तिगत एलर्जन होते हैं, वो पेशेंट की हिस्ट्री लेकर ही समझा जा सकता है। तो ये जो इडियोपैथिक अस्थमा है, वहां पे आपको कुछ कॉज नहीं मिल रहा, सारे एलर्जी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहे हैं और फिर भी पेशेंट को अस्थमा के अटैक हो रहा है, तो वहां इमोशनल सप्रेशन या किसी प्रकार का इमोशनल एंगल इन्वॉल्व भी हो सकता है, ना कि सिर्फ फिजिकल बीमारी है। तो प्रिवेंशन के लिए ठंडा फ्रिज से निकाल के कुछ तुरंत ना खाए, उसे रूम टेम्परेचर आने दे, स्पेशली विंटर्स में। अवॉइड चेंजिंग टेम्परेचर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट सडनली। अवॉइड एनी काइंड ऑफ नॉन एलर्जन। अगर आपको पता है कि ये खाने से मुझे एलर्जी हो रही है तो वो अवॉइड करें। अगर आपको आपका एलर्जन नहीं पता तो सिर्फ एलर्जन पता लगाने के लिए आप एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं। हालांकि उसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रोल नहीं है एलर्जी टेस्ट का, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता पेशेंट्स को एलर्जी टेस्ट करवाना। लेकिन अगर आपको जानना ही है कि आपको किस चीज से एलर्जी है तो आप वो एलर्जी टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन उसकी बहुत कॉमन एलर्जीज आती है, जैसे मान लो मेहंदी का आटा आ गया, बैंगन आ गया, धूप आ गई, तो आमतौर पे आप ना अवॉइड कर पाए ऐसे सब्सटेंसेस ही रहते हैं, तो इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। बच्चों में 6% चिल्ड्रन में इंसिडेंस है अस्थमा का, एडल्ट्स में 2% है और पूरे वर्ल्ड में 10 में से 1 पेशेंट जो अस्थमा का है वो भारत से है। यानी वर्ल्ड में 10 पेशेंट अगर अस्थमा के हैं तो 1 पेशेंट वो भारत का है। इतना प्रेवलेंस है अस्थमा का अपने देश में भी, तो इसे समझना चाहिए। आज इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे, अस्थमा का स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग और उसको प्रिवेंशन। तो हमें पता लग गया कैसे प्रिवेंशन करना है। अगर आपको लग रहा है आप ऐसे काम कर रहे हैं तो मास्क पहन के काम करें, मुंह को अच्छी तरह से ढक ले, स्टीम लेते रहे, फेफड़ों को स्वस्थ रखें, थोड़ा चलना, थोड़ा एक्सरसाइज, ताकि आपका लंग हेल्थ भी बना रहेगा। टेम्परेचर्स अवॉइड करें, पीनट्स अवॉइड करें, ठंडा गर्म अवॉइड करें, ठंडा खाना अवॉइड करें। इतना करने से आप अस्थमा की तरफ टेंडेंसी जाने से बच सकते हैं। अगर हेरिडिटरी है और अगर आपको हो ही रहा है तो ट्रीटमेंट के लिए हमारा अस्थमा वीडियो का पार्ट 2 देखना अवश्य मत चूकिएगा और वो वीडियो अवश्य देखिएगा। वहां पे मैंने विस्तार पूर्वक ट्रीटमेंट के बारे में और बाकी चीजें जो आप कर सकते हैं उसके बारे में बात की है। तो होप दिस हेल्प्स यू। अगर कुछ भी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।